फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मनी के पार्ट 2 पे, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर। बट इससे पहले हम करेंगे 2 मिनट का रिवीजन पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर? फर्स्ट बातें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मींस क्या? विदाउट मीडिएशन ऑफ मनी, जब हम लोग अपने गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोले थे? बार्टर सिस्टम। और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है, उस इकोनॉमी को मैंने क्या बोला था? बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। क्या बोले थे? बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। पहली ड्रॉबैक क्या थी? लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। दैट मीन्स क्या? हमें क्या था कि जो गुड्स मेरे पास है, जो गुड्स फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास राइस था और मुझे किसकी जरूरत थी? ब्रेड की जरूरत थी। तो हम उस इंसान को खोजेंगे जिसके पास क्या हो? ब्रेड हो, और उसे जरूरत किसकी हो? राइस की हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। दैट मीन्स क्या? कुछ कमोडिटी को हम लोग डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है भाई, बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्या पढ़ा लोगों ने? स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या बात आई थी? स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स क्या कि बार्टर सिस्टम में हम अपने वेल्थ को, हम अपने वैल्यू को स्टोर किस फॉर्म में करते थे? गुड्स के फॉर्म में। और गुड्स को स्टोर कर पाना इजी नहीं था। गुड्स क्या सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या थे कि हाई कॉस्ट पे करने होते हैं, या फिर वो गुड्स क्या सकते हैं सर? खराब हो सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या सकती है सर? उसकी वैल्यू लॉस हो सकती है। नेक्स्ट बातें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? नेक्स्ट बातें हम लोगों ने पढ़ा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दैट मीन्स क्या? हम लोग इसमें डेफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते थे। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? इवोल्यूशन ऑफ मनी। पहला इवोल्यूशन क्या आया? कमोडिटी मनी। दूसरा एनिमल मनी। तीसरा मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में भी क्या? 2 बातें। पहली बात है फुल बॉडीड मनी, और दूसरी बात क्या थी? टोकन मनी या फिर क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या था? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। टोकन कॉइन्स क्या बोला? टोकन कॉइन्स क्या बोलता है कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस क्या था कि उस कमोडिटी को, उस सिक्के को बनाने में जो कमोडिटी लगा, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी थी, उसको मैंने क्या बोला था? इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पेपर मनी। पेपर मनी में 3 बातें। पहली बात है क्या? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। दैट मीन्स क्या कि जो आपके पास है ना, जो आपके पास जितने के भी पेपर मनी होंगे वो क्या थी? बैक होती थी कहाँ से भाई? गोल्ड एंड सिल्वर से। कन्वर्टेबल, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सके, किसके फॉर्म में? गोल्ड एंड रिजर्व के फॉर्म में। दूसरा इनकन्वर्टेबल, इसमें क्या था? जिससे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंडिया में जो भी करेंसी चल रही है वो क्या था? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या बातें आएगी? प्लास्टिक मनी मीन्स क्या? एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, शॉपिंग कार्ड्स, ये सारे कहाँ आएंगे? प्लास्टिक मनी। फिर क्या पढ़ा? डिफिनेशन। डिफिनेशन में पहली बात क्या थी? लीगल डिफिनेशन। दैट मीन्स के पास क्या होना चाहिए? लीगल पावर होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए? जो करेंसी होगी ना, वो क्या होगी? हर जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट होगी, और यार ये आपके डिस्चार्ज को, डेप्थ को डिस्चार्ज करेगी। फिर हमने लीगल मनी में हमने 2 बातें पढ़ी थी। पहली बातें क्या थी सर? पहली बातें क्या थी कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इसमें क्या बात है? करेंसी। करेंसी मीन्स क्या? 2 पार्टें। फर्स्ट क्या? पेपर नोट्स, एंड दूसरा क्या? कॉइन्स। पेपर नोट्स का यूज क्या था? उसकी पेमेंट कहाँ थी? हम लोग अनलिमिटेड कर सकते थे, बट कॉइन्स की लिमिटेड। इसलिए मैंने क्या बोला था? कॉइन्स क्या आपका? लिमिटेड पेपर मनी है इंडिया में। कहाँ तक एक्सेप्ट है? 1000 रुपीज तक। नेक्स्ट क्या बोला था? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में क्या आएंगे? पेपर मनी। पेपर मनी मीन्स क्या? जो क्या भाई इंडिया में क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट किए जाएंगे। वहां पे कोई भी क्या है आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं एक लिमिट, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स क्या? अनलिमिटेड है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट क्या पढ़ा था? अनलीगल या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी। इसमें क्या बातें आई थी भाई? म्यूचुअल ट्रस्ट की बातें आई थी। किसकी बातें आई थी? म्यूचुअल
ट्रस्ट की, डेट एग्जाम्पल याद है ना, मुकेश अंबानी वाला, हड़पना वाला, ठीक है। इसमें फिर क्या पढ़ा था हम लोग, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे क्या हैं आपके म्यूचुअल ट्रस्ट के रूप में एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर फिडेंशियरी मनी भी बोलते हैं। अब जब नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम पे, देखो भाई इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को समझेंगे हम, उसको समझने के लिए हम लोग दो चार बातों पे ध्यान देंगे और आओ समझे उस बात को इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में क्या बोला गया। जो फर्स्ट बात है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में हमें ध्यान रखनी है, वो फर्स्ट बातें क्या है, फर्स्ट बातें क्या बोलता है कि जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है जिस स्टैंडर्ड का यूज करता है इंडिया में, वो अपना क्या है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। दैट मीन्स क्या कि वो जो क्या भाई किस स्टैंडर्ड का यूज करता है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का यूज करता है। नेक्स्ट बात आपसे क्या पूछा जाएगा कि इंडिया में जो है ना मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज कौन करता है, दैट इज कंट्रोल बाय, तो क्या बोलोगे, आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी बात है कि इंडिया में जो है ना करेंसी यूज करते हैं उसका नाम क्या है भाई, तो वो क्या अपना रुपीज। चौथी बात है कि इंडिया में जो है ना नोट इशू की जाती है वो किस सिस्टम से की जाती है, उस सिस्टम का नाम क्या अपना, मिनिमम, क्या नाम है भाई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके थ्रू क्या की जाती है, हम लोग नोट को इशू करते हैं। अब ये क्या बोलता है, तो इससे क्या बोला, मिनिमम रिजर्व, दैट इज आपको रुपीज 200 करोड़ के रिजर्व रखना होगा, कितने का, 200 करोड़ का, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। दैट मीन्स क्या बातें हुई, पहली बात सर क्या कि इंडिया में इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, इंडिया में जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड क्या है अपना, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। नेक्स्ट बात है कि इंडिया में इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड बात क्या करेंगे कि इंडिया में जिस करेंसी का यूज करते हैं उसका क्या नाम है, रुपीज, क्या नाम है भाई, रुपीज। नेक्स्ट बात है, चौथी बात है क्या आपने पढ़ेंगे कि इंडिया में जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग करेंसी को इशू करते हैं, नोट को इशू करते हैं ना, उस सिस्टम का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या नाम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या बातें बोली गई कि आपको नोट इशू करना है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, 200 रुपए की, 200 करोड़ रुपए की आपको रिजर्व रखना होगा। रिजर्व रखेंगे सर, लेकिन किस फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। आओ पढ़ते हैं इस बात को, इन्होंने क्या बोला। इंडिया प्रेजेंट मॉनेटरी स्टैंडर्ड कैन बी टर्म एज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। फर्स्ट बात है। नेक्स्ट, द मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय आरबीआई। पढ़ा मैं उन्हें, इसे मैनेज कौन करेगा, इसे कंट्रोल कौन करेगा, इसे रेगुलेट कौन करेगा, तो अपना क्या होगा भाई, आरबीआई। नेक्स्ट बात है, इन इंडिया द रुपीज हैज बीन रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड मनी। तुमसे पूछेगा क्या इंडिया का स्टैंडर्ड मनी क्या है, तो क्या बोलोगे, रुपीज। आरबीआई प्रिंट द इशू करेंसी नोट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन फ्रॉम 2 rupees notes to 2000 rupees note through its issue department which maintain reserve against currency note in the form of gold and foreign securities। कितने का भाई, 200 करोड़ का।
फिर क्या बोलता है, एक बात जानेंगे, यही पे एक बात मैं लिखूंगा आपके पास, जितने भी नोट्स हैं इशू कौन करते हैं भाई, आरबीआई। उन पे साइन किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ₹1 एंड क्वाइंस, ₹1 के नोट एंड क्वाइंस जो इशू किए जाते हैं, वो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। किसके थ्रू भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री जो है ना वो ₹1 का नोट और कॉइन्स को इशू करता है, तो कौन है भाई, अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इस ₹1 के नोट पे जो साइन करते हैं वो हमारे करते हैं सेक्रेटरी। कौन करेगा भाई, अपना सेक्रेटरी साहब। कहाँ के भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेंगे, उस पे साइन करेंगे। किस पे भाई, ₹1 के नोट पे। कोई कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो सप्लाई ऑफ मनी, इसको समझने के लिए हम पहले मुझे ये जानना होगा कि भाई मनी को सप्लाई कौन करता है, दैट मीन्स हु इज द सप्लायर ऑफ मनी, हु इज द सप्लायर ऑफ मनी। तो फर्स्ट बातें आती है, कौन सप्लाई करेगा भाई, नोट कौन इशू करता है, नोट कौन प्रिंट करता है, आरबीआई ना। तो आरबीआई क्या करेगी, उसकी सप्लायर होगी क्या। आरबीआई जो है पैसा किसको देती है, कमर्शियल बैंक को। दैट मीन्स क्या, कमर्शियल बैंक भी क्या होगी अपनी, वो क्या कहलाएगी, सप्लायर ऑफ मनी। और गवर्नमेंट जो नोट एंड कॉइन इशू करती है वो भी क्या कहलाएगी, हमारी सप्लायर ऑफ मनी कहलाएगा। तो सप्लायर ऑफ मनी में 3 बातें, कौन कौन भाई, आरबीआई, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो सप्लाई ऑफ मनी है ना वो कैसा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट भाई, अपना स्टॉक वेरिएबल है या फिर क्या है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कोई पूछ सकता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज, तो आप लोग क्या बोलोगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स क्या, सप्लाई ऑफ मनी क्या आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो बातें होगी ना वो किसकी होगी, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मीन्स क्या, वो पैसा, वो मनी जो किसके पास हो, पब्लिक के पास हो, उसी के बारे में बात करेंगे। जो पैसा किसके पास हो, पब्लिक के पास हो, उसी के बारे में बात करेंगे। कहाँ हम लोग, आपका मनी सप्लाई में। अब नेक्स्ट बातें क्या आएगी कि क्या आपको मैं बोलूं कि आपके पास सप्लाई कितनी है, तो आप क्या पूछोगे भाई, एक टाइम की बात होगी ना, आज, कल, परसों, सप्लाई ऑफ मनी, आपके पास मनी कितना है। तो आप मुझे पूछोगे ना भाई कब, आज के 1 महीना पहले, कि आज तक, कि 2 महीना पहले, कि इस तारीख तक। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, पॉइंट चाहिए क्या, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर किसकी बातें की जाएगी, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बातें की जाएगी। ठीक है, तब देखो सप्लाई ऑफ मनी में 4 बातें याद करोगे। पहली बात है कौन, सप्लायर,
सप्लायर कौन होगा? आरबीआई, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। मेरे साथ बोलो भाई, कौन होगा सप्लायर ऑफ मनी में? आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात है हम क्या पढ़ेंगे कि जो सप्लायर ऑफ मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी होगा वो कैसा कॉन्सेप्ट है? सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है अपना? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात है, सप्लाई ऑफ मनी तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट इसके में इंक्लूड क्या होगी? तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक। क्या इंक्लूड करोगे? मनी हेल्ड बाय पब्लिक। कुछ टाइम पीरियड है क्या? हाँ सर, टाइम पीरियड है। क्या है? एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलोगे? एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो नेक्स्ट बात इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है ना कुछ बातें इंक्लूड नहीं की जाती है, जैसे नॉट इंक्लूड का केस पढ़ेंगे। नॉट इंक्लूड, पहली बात है इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान लो कि आपका पैसा एसबीआई में है और एसबीआई पैसा ना, एसबीआई वाले ने क्या किया कि उस पैसे को पीएनबी में ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स क्या, उस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर एसबीआई का पैसा आरबीआई के पास जमा हो, उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट बात है, जो आपकी गवर्नमेंट है अगर उसकी डिपॉजिट हो किसके पास? आरबीआई के पास, तो उससे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या, गवर्नमेंट डिपॉजिट विथ आरबीआई इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। तो आप क्या बोलोगे? सर पहली बात है क्या, इंटर बैंक डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई, ये भी क्या होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट बात है क्या बोलोगे आप? नेक्स्ट बात है बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपॉजिट विथ आरबीआई। गवर्नमेंट डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये भी क्या होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे। ये भी क्या होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बातें जो हम बात करेंगे वो क्या होगा अपना? हाँ पढ़ लेते हैं पहले इसको हम लोग। आ जाओ एक बार रीडिंग कर लेते हैं। क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ मनी डिफाइंड एज टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मनी which is held by the public at a particular point of time। पढ़ा था हम लोगों ने। Note that interbank deposit do not form a part of money supply। On demand deposit public, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसकी बातें करेंगे हम लोग? पब्लिक करेंसी की और उसके डिमांड डिपॉजिट की। इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग डिटेल में। आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के लिए कौन कौन से बातें हैं जो सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करती है। अब देखो सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के लिए का काम कौन करती है भाई? हु मेजर द सप्लाई ऑफ मनी? तो क्या बोलोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु मेजर द सप्लाई ऑफ मनी? तो क्या बोलोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट पूछ दे हु इज द सप्लायर ऑफ मनी? तो क्या बोलोगे? आरबीआई, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ने क्या किया कि फोर मेजरमेंट बताया मनी को मेजर करने के लिए। पहला क्या अपना M1, दूसरा मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3 एंड मेजरमेंट 4। आओ हम डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट M1। M1 क्या बोलता है कि M1 में जो है ना वो बातें होगी C प्लस DD प्लस OD। That means क्या? C means currency, C means currency
जो करेंसी आपके पास है, जो करेंसी आपके पास आपके घर में है, किस फॉर्म में होंगे, नोट या फिर कॉइन्स में, उन सबको हम कहाँ रखेंगे, M1 में। जो पैसा आपके पास है, जो पैसा आपके घर में है नोट और कॉइन्स के फॉर्म में, उसे हम लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे, M1 में। दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। C4 करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। नेक्स्ट DD, DD फॉर क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। दैट मीन्स क्या कि जो आपने डिपॉजिट बैंक में किया है, और डिमांड डिपॉजिट मीन्स क्या कि जब उसकी जरूरत हो ना, जब मेरी डिमांड हो, जब मुझे उसकी जरूरत है, तब मैं उसे डिपॉजिट निकाल सकता हूँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट अदर डिपॉजिट, दैट मीन्स क्या, अदर डिपॉजिट, इसका मतलब क्या कहलाएगा कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कुछ पैसा जो है ना कहीं और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाला है, या फिर कुछ पैसे जो है ना किसी और के पास जमा किया हो, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा किया हो, IMF में जमा किया हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो बात क्या करेगी C, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD दैट इज डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। OD दैट इज अदर डिपॉजिट विथ IMF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, अदर डिपॉजिट। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन के आएगा, M1। क्या बन के आएगा, M1। अब देखो इसने क्या बोला, इट एक्सक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विथ RBI। दैट मीन्स क्या कि जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट या फिर कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा किया होगा उससे इसमें एक्सक्लूड करेंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पैसा इंटर बैंक डिपॉजिट होगा या फिर जो पैसा कमर्शियल बैंक जमा करती है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, उसे एक्सक्लूड करेंगे। M1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सर क्या था, डायरेक्टली बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है M2। M2 क्या बोलता है, देखो M2, और आप देखते हो क्या कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हम लोग की जरूरतें भी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। उसी तरह से M1 में बात की गई किसकी, C प्लस DD प्लस OD की। अब M2 क्या बोला कि सर M1 की सारे बातें तो होगी ही होगी, डेट मीन्स क्या, M1 तो रहेगा ही रहेगा, बट इसमें एक बातें जुड़ जाएगी, डेट इज क्या, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। डेट मीन्स क्या कि जो आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन किया है, जो आप पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा करते हो, वो भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। M2 में क्या इंक्लूड जाएगी सर, M1 तो जाएगा ही जाएगा, बट साथ में क्या जाएगा, जो आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किया वो भी क्या हो जाएगी सर, इंक्लूड हो जाएगी। इट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। आपको पता सर क्या होगा, M1 से बड़ा क्या होगा, M2, M2 से बड़ा M3, M3 से बड़ा M4। नेक्स्ट M3 क्या बोला, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। ये भी सर क्या है, उससे बड़ा है। M3 में क्या बोला सर, M1 तो आएगा ही, आपने M1 में क्या लिया था, डिमांड डिपॉजिट लिया था। आपने M1 में क्या था, डिमांड डिपॉजिट लिया था, बट आपने वहां पे फिक्स डिपॉजिट नहीं किया था, इंक्लूड ना। तो M3 क्या बोलता है कि सर M1 तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ में क्या इंक्लूड हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट, डेट इज टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या हो जाएगा कि C प्लस TD प्लस OD प्लस फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। ठीक है। M4 भाई, M4 क्या बोलता है कि सर M3 की बातें तो होगी ही होगी, M3 की बातें तो होगी ही होगी, बट इंक्लूड क्या कर लेंगे, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखो भाई क्या बोलता है कि जो सर्टिफिकेट आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था, जो सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था,
उसे हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड करेंगे क्या? टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, जो आपने टोटल डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस में उसे इंक्लूड करेंगे, बट एनएससी को छोड़ के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? M4 कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? C प्लस DD प्लस OD प्लस TD प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? ये जो है हमारा है ना, ये क्या अपना इंडियन गवर्नमेंट का सेविंग बॉन्ड होता है। क्या भाई अपना ये इंडियन गवर्नमेंट का सेविंग बॉन्ड होता है, जो कि हम लोग किसके पास जमा किए हैं? पोस्ट ऑफिस के पास। उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो एनएससी है क्या? तो क्या बोलोगे? सेविंग बॉन्ड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच इज केप्ट विथ पोस्ट ऑफिस। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे करनी है आपको। सर पहली बातें हम लेंगे, दैट इज M1 एंड M2। M1 एंड M2 ये आपकी जो है ना वो नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये आपके नैरो कॉन्सेप्ट है। तो पूछ सकता है क्या? M1 एंड M2 इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। M3 एंड M4 ये पे क्या है सर? ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये क्या आपके हैं? ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात है कि जो आपका M1 है ना वो सर क्या होती है? हाईली लिक्विडिटी होती है। डेट मीन्स क्या? और M4 जो आपका है ना वो सर क्या होता है? लिस्ट लिक्विडिटी। क्या होती है वो? लिस्ट लिक्विडिटी होती है उसमें। अब मुझे बताना कि M1 और M2 क्या अपना नैरो कॉन्सेप्ट, M3 M4 ब्रॉड कॉन्सेप्ट, M1 हाईली लिक्विडिटी और M4 इज अ लिस्ट लिक्विडिटी। यहां से आपसे MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें हम करेंगे जो अपना होगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर दैट मीन्स क्या कि आपका जो मनी है ना वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने आपको 1000 रुपए दिए और आपने मुझे ना उससे 5000 रुपए में उसके 5000 रुपए कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स क्या? आपने मनी मल्टीप्लाई कितने की? 5 की। कितने की भाई? 5 की ना। हाँ, समझेंगे इस बात को अच्छे से कि मनी मल्टीप्लायर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, विथ एग्जाम्पल सीखेंगे। बट मनी मल्टीप्लायर को सीखने के लिए हम लोग को 3 बातें को जाननी है। फर्स्ट वन इज LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? LRR। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे लीगल रिजर्व रेशियो चाहिए। अगर लीगल रिजर्व रेशियो हो फिर मुझे क्या चाहिए? इनिशियल डिपॉजिट। क्या चाहिए मुझे? इनिशियल डिपॉजिट। जब बातें यहां पे हो जाएगी फिर मुझे क्या चाहिए? फिर मैं निकाल सकता हूं अपना मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर होता क्या है भाई? तो 1/LRR। क्या हो जाएगा? 1/LRR। अब देखो भाई, जब ये 3 बातें निकल गई, एक बातें हम और निकालेंगे, दैट इज टोटल मनी क्रिएशन। टोटल मनी क्रिएशन। और ये क्या होता है कि इनिशियल डिपॉजिट जो हम मल्टीप्लाई करेंगे
मनी मल्टीप्लायर से, तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल मनी क्रिएशन, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं बैंक मनी। क्या देते हैं, बैंक मनी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बैंक मनी। अब देखो कि मनी मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए आपको चार चीजें आई। फर्स्ट बात है LRR, दूसरी बात है इनिशियल डिपॉजिट, तीसरी बात है मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई ना, लीगल रिजर्व रेशियो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर बैंक में अच्छे से, बट यहाँ पे ये जान जाए कि जो भी रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो और SRR जो होता है, उन दोनों को मिला के हमारा LRR बनता है। इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर बैंक में। आ जाओ एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट 1000 की थी या 1500 की थी। आपकी इनिशियल डिपॉजिट 1500 की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपकी जो LRR था, LRR वो आपका था 10%। क्या था, 10%। नेक्स्ट बातें करेंगे कि आपकी जो थी ना इनिशियल डिपॉजिट आज भी 1500 की थी। कितनी की थी, 1500 की थी। बट आपका जो LRR है, LRR जो है वो है 20%। नेक्स्ट बातें हम करेंगे कि जो आपका इनिशियल डिपॉजिट फिर से 1500 है, बट आपका जो LRR है वो है 5%। अब देखो, अब हम एक बात कर सकते हैं क्या कि LRR को हम लोग देखो इधर अपना LRR कितना दिया, 10%। इसको हम बात करें फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 10/100। बात करें डेसिमल में तो ये 0 से ये 0 कटेगा तो बचेगा 0.1। ये अपना क्या हो जाएगा सर कि 20%, दैट इज इक्वल टू 20/100। अब ये 0 से ये 0 और ये कितना होगा 1/5, दैट इज 0.2। ये अपना क्या हो जाएगा 5%, दैट इज इक्वल टू 5/100 विच इज इक्वल टू 0.05। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या यहाँ पे, यहाँ तक बातें क्लियर है सबको। 5% में 0.05। अब जो है ना हम जो नेक्स्ट बातें करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या था, 1/LRR। तो 1/ आपका यहाँ पे LR कितना आ गया 0.1। तब क्या हो जाएगा अपना 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.1 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा 1/0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी mm की, 1/LRR इज इक्वल टू 0.2 सॉरी 1/0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1/0.2 इंटू 10। ये हटेगा तो क्या आएगा अपना ये 5। इस प्रॉब्लम। फिर क्या बात करेंगे mm इज इक्वल टू 1/LRR इज इक्वल टू
0.05, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1/0.05 इंटू 100 होगा, यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये कितना है अपना 20। अब देखो पे क्या निकल गया, मनी मल्टीप्लायर निकल गया ना। अब जो नेक्स्ट बातें होगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जो नेक्स्ट क्या सीखना है अपना, मनी क्रिएशन। क्या सीखना है हम लोग को, मनी क्रिएशन। फॉर्मूला क्या था, MM इनटू इनिशियल डिपॉजिट। अब मुझे बताना है आपका MM कितना आया, MM आया 10 और इनिशियल डिपॉजिट कितने का था 1500, जी कितना आ गया आपके पास 15,000। यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने पास, मनी क्रिएशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। अब मुझे बताना है आपका मनी मल्टीप्लायर कितने का था यहाँ पे 5 का, और आपका इनिशियल डिपॉजिट कितने का था 1500 का, तो ये कितना आ जाएगा 7500। कितना आ जाएगा अपना 7500। अब यहाँ पे देखो मनी क्रिएशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू का इनिशियल डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना मनी मल्टीप्लायर कितने का इसका आया था 20 का, इनटू किससे कर लोगे 1500 से, तो कितना आ जाएगा ये 30,000। अब एक बात देखा आपने क्या देखा कि अगर आपका LRR 10%, 20% एंड 5%, LRR 10 था आपका मनी मल्टीप्लायर, LRR जब 20 हुआ डेट मीन्स क्या है LRR इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ डिक्रीज हुआ। क्या जैसे ही आपका LRR इंक्रीज डिक्रीज हुआ 10 से 5 हुआ, आपका मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ था इंक्रीज हो गया था। अब देखो कि मनी मल्टीप्लायर घटा तो मनी क्रिएशन भी क्या हो गया घट गया। क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ा तो ये भी क्या हो गया आपका बढ़ गया। क्या तो आपने एक चीज देखा, क्या आपने क्या देखा कि अगर LRR घटता है तो उसका मनी मल्टीप्लायर क्या होगा बढ़ेगा, और जब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या देखा आपने कि अगर LRR बढ़ता है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा अपना बढ़ेगा, और जब ये बढ़ता अपना मनी क्रिएशन भी क्या होगा कुछ का बढ़ेगा। सॉरी, जब आपका LRR बढ़ रहा है तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होगा घटेगा ना। डेट मीन्स क्या ये क्या होगा अपना घटेगा, और जब ये घटेगा तो मनी क्रिएशन भी क्या होगा अपना घटेगा, अपना मनी क्रिएशन भी क्या होगा घटेगा। ठीक है, इसी बात को आओ समझते हम एक बात से। ऊपर लिखा हुआ है कुछ, हाँ क्या बोला इसने कि मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। दैट मीन्स क्या, अगर LRR ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा कम होगा, और जब मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो मनी का क्रिएशन भी क्या होगा कम होगा, और जो आपका LRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, और मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो मनी का क्रिएशन भी क्या होगा ज्यादा होगा।
ये क्या थे आपके मनी मल्टीप्लायर के बारे में स्टोरी थी। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो आपका लास्ट टॉपिक है मनी का, दैट इज हाई पावर्ड मनी। क्या अपना हाई पावर्ड मनी। आपका हाई पावर्ड मनी क्या बोलता है कि हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विच इंक्लूड्स वॉल्ट कैश एंड बैंक डिपॉजिट। दैट मीन्स क्या बोला कि करेंसी प्लस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश मीन्स क्या कि जो बैंक की डे टू डे एक्सपेंस होती है उसमें जो खर्च इंक्लूड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्ट कैश बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आपका मनी का चैप्टर कंप्लीट होता है। बचा है अपने पास एक लेक्चर और जिसमें हम बात करेंगे मनी के एमसीक्यू पे। किससे बात करेंगे, मनी के एमसीक्यू पे। थैंक यू।